बेटा हम डिस्कशन कर रहे थे कि वी आर टॉकिंग अबाउट एसओपी एक्सप्रेशन, कि आप जो है वो एसओपी एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, अब एक नया केस है एसओपी एक्सप्रेशन का जो हमने डिस्कस करना है। कह रहे हैं कि डेवलप अ ट्रुथ टेबल फ्रॉम द स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। ठीक है, कि अब आपने क्या करना है, पहले तो हम ये कर रहे थे बेटा कि एसओपी एक्सप्रेशन को जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से जो है वो उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ला रहे थे कि जो ये रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन है कैसे आए। मतलब जिस तरह हम ये वाले एक्सप्रेशंस को देख रहे थे कि ये थे आपके पास कि इसमें अगर कोई टर्म मिसिंग है तो यू हैव टू ऐड दैट टर्म टू मेक देम टू द ओरिजिनल criterias or original positions from which the reduced expression of boolean expression can be found। तो हम जो है बेटा ओरिजिनल boolean expression को जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे। अब जो बेटा सेकंड केस है, दे विल ट्राई टू अलाउ कि आप किस तरह ट्रुथ टेबल बनाएंगे एसओपी एक्सप्रेशंस को देखते हुए। ठीक है, देखिए बेटा आपके पास यहाँ एक एक्सप्रेशन है ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। ठीक है बेटा, तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास टोटल तीन जो वेरिएबल हैं वो यूज हो रहे हैं और तीनों के तीनों वेरिएबल हर एक टर्म के अंदर मौजूद हैं। तो मीन्स कि ये रिड्यूस्ड नहीं है, पहली चीज। ठीक है, कि आपके पास जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट इन ऑल मेनी टर्म्स। ठीक है, मतलब कि आपकी जो टर्म्स हैं उन सब के अंदर वो मौजूद है। पहली बात तो ये है। सेकंड चीज, अब आपने क्या देखना है बेटा कि आपके पास इसका जब ट्रुथ टेबल बनेगा तो वो कैसे बनेगा। यू हैव टू लर्न द ट्रिक और द सिंपलेस्ट वे कि आप किस तरह और एक्सप्रेशन को देख के ट्रुथ टेबल ड्रॉ करोगे बेटा। तो देखें, आपको मालूम है बेटा कि जब आपके नंबर्स वेरिएबल्स पे बार होती है, इट मींस दे रिप्रेजेंट जीरो। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने क्या करना होता है, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं एसओपी के अंदर उसका जो सम है वो 1 के बराबर आना चाहिए। तो इट मींस कि आपके पास कोई एक नंबर भी 1 होगा तो यू कैन गेट अ 1 इन योर रिजल्टेंट। तो हम करते क्या है बेटा, हम इसमें ये करते हैं कि आपने सबसे पहले क्या किया, ए की वैल्यू को देखा, बी की वैल्यू को देखा, सी की वैल्यू को देखा। तो आपने कहा कि अगर मेरे पास ए बी सी तीनों 1 है, क्योंकि बेटा अगर यहाँ एक भी 0 होता तो आपके पास जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता वो 1 नहीं बनना था। ठीक है, वो ये 0 हो जाती टर्म, तो फिर 0 प्लस 1 हो जाती, ये क्राइटेरिया बनता। लेकिन हम क्या करते हैं बेटा, आपको मालूम है अगर 3 वेरिएबल है तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बेटा बाइनरी वैल्यूज के, 8। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ए बी सी, जो हम फिलिंग करते हैं बेटा आपके ट्रुथ टेबल की 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1, फिर 4 0 4 1, इस तरह करते हैं ना। तो यहाँ पे भी ये चीज उन्होंने यस सर, 2 समझाई। रेज़ टू पावर 3। बिल्कुल, 2 रेज़ टू पावर n जो जर्नल फॉर्मूला है आपका, उसकी हेल्प से आप करते हो कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उन्हें आप n की जगह प्लेस करते हैं। यहाँ पे 3 है तो आपने 2 रेज़ टू पावर 3 कर दिया। तो देयर में बी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर लिस्टेड इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपने क्या किया बेटा, एबीसी के एक्सप्रेशंस बना दिए। अब आपने करना है क्या है बेटा, अब आपने करना यह है कि जो टर्म्स आपको गिवन है, जो प्रोडक्ट टर्म्स आपको गिवन है, उनके अगेंस्ट में जो है आप 1 लिख देंगे, बाकी सबको 0 कर दोगे। ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन क्या है कि ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए और सी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो अब अपने ट्रुथ टेबल में ढूंढेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जहां सी 1 है, बी 0 है और ए 0 है, तो उसके आगे आपके आउटपुट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपने देखा 1 जो है ए होना चाहिए, बी और सी जो है वो 0 होने चाहिए। तो आप देखिए बेटा 1 बी और सी की वैल्यू 0 है तो इट विल गिव यू 1। सेम एज इट इज थर्ड जो पोर्शन था वो था ए बी सी, तीनों जो है बेटा वो 1 होने चाहिए। तो यू लुक एट द लास्ट टर्म, you can see that here the value of a is 1, b is 1 and c is 1, it will gives you 1। तो आप बेटा यहाँ पे आप मेंशन कर देते कि these values in a truth table will having a value 1। क्लियर है बेटा ये चीज या नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई चीज नहीं समझ में आई तो बेटा आप लोग पूछें मुझसे। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये ए बार आपने सी को 1 दिया है तो यानी ए बार और बी बार 0 जाएंगे। देखिए बेटा, जो जितनी भी बार की टर्म्स होती है ना वो 0 होती हैं इन योर एसओपी। जो नॉर्मल स्कूल, जो कॉमन स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि योर बार टर्म्स विल ऑलवेज बी 0। अच्छा अच्छा सर, यानी जो हमने इससे पहले जी क्लासेस जी ली जी थी जी, बिल्कुल। उसके अंदर रूल्स थे, उसके अंदर हम ए बार भी 0 ले रहे थे, जब ए 0 था तो ए बार 1 हो जाता था, तो वो एक अलग चीज थी। अब जी हम जो पढ़ रहे हैं ये एसओपी,
और पीओएस जो अब हम पढ़ रहे सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम, इसमें बार जो होगा यानी बुलियन अलजेब्रा में वो बार जीरो ही है, ये इसका मतलब है। एसओपी में जब आप देख रहे होंगे तो वो जीरो ही है। ठीक है, एसओपी में जीरो है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है बेटा, फिर हम देखेंगे कि पीओएस में वो इसको किस तरह डील करता है। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह हम करते हैं। इसी तरह बेटा ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, क्रिएट अ ट्रुथ टेबल ऑफ स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। तो देखें बेटा यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी होंगी ट्रुथ टेबल में जहाँ पे वन आ रहा होगा। तो मैं अब जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा कि कहाँ पे वन आ रहा होगा। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं ना बोलूँ। मोहम्मद अवैस अब्बास। जी अवैस, ये जो नीचे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, क्रिएट अ ट्रुथ टेबल फॉर द स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन, तो ए बार बी और सी बार ये कौन सी वैल्यू है जहाँ पे वन आना चाहिए? जी अवैस। अच्छा, अदीलुर रहमान। अदील। आवाज नहीं आ रही बेटा अदील आपकी। आयशा जमील। जी सर। बेटा कौन सी वैल्यू है जिस पे वन आना चाहिए? अगर आप इस वैल्यू को देखते हो, ए बार बी और सी बार, तो यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल बना हुआ है मैं इसी पे इसका आउटपुट पूछ रहा हूँ आपसे। तो कहाँ पे वन आएगा, अच्छा, कौन सी वाली, कौन से वाले अच्छा, कॉम्बिनेशन? जी बेटा। एक सेकंड सर, मैं देख रही हूँ। जी जी बिल्कुल देखें आप। सर ये है ना सेकंड वाला, ए बार बी, नहीं सॉरी ये नहीं है, ए बार बी एंड सी बार। जी बेटा। 010 होनी बिल्कुल चाहिए ना। 010 कहाँ पे है? 010 ये ना थर्ड वन। बिल्कुल थर्ड वन एंट्री पे आपको क्या मिलेगा बेटा, वन मिलेगा। सही है। जी नोमान, कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, मैं बताने लगा था, मैंने कहा पहले आपसे पूछ लूं। अच्छा अच्छा। चले नोमान, आप ये नेक्स्ट वाला बता दें कि वन कहाँ होगा, ए बी बार सी। जी बेटा नोमान। सर ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना सर, टेबल के अंदर ए बी बार सी बार, उसकी जो नीचे वाली वैल्यू है ना सर, 101 इसके। बिल्कुल ठीक है। तो दैट एक्सप्रेशन विल रिप्रेजेंट द टर्म 101। तो ठीक है, तो बेटा आपने सबसे पहले क्या ख्याल करना है, आपने यही ख्याल रखना है कि आपको जो भी टर्म्स मिल रही है ना उनको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर ले ताकि आपको टेबल में ढूंढने में आसानी हो। वरना फिर आप डायरेक्टली अगर ऐसे ही कोशिश करेंगे ना कि रैंडमली 010 इस तरह, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है बेटा, इन अ सिंगल लाइन यू हैव टू राइट योर एक्सप्रेशन एंड देन रिप्लेस इट विद द बाइनरी वैल्यूज, और उसके बाद आप ट्रुथ टेबल फिल कर दे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम देख रहे हैं कन्वर्टिंग POX एक्सप्रेशंस टू द ट्रुथ टेबल। नाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट योर वैल्यूज। कि आपके पास अभी हमने क्या देखा था कि आपके पास जो बार वाली वैल्यूज थी एसओपी में वो जीरो थी, ऐसे ही था। और प्रोडक्ट वाली जो मतलब बाकी जो वैल्यूज थी वो वन थी। लेकिन अब जब बेटा बात सर करते हैं, जी बेटा। सर आपने पिछली क्लास में तो सिर्फ एसओपी ही पढ़ाया था, उसके अलावा आपने पीओएस नहीं पढ़ाया था शुरू में। POS नहीं पढ़ाया था? नो सर। अच्छा रुक जाओ, फिर POS पहले पढ़ लेते हैं। सर पीओएस पहले पढ़ना लाजमी है, एसओपी पढ़ लेते हैं पहले। अरे एसओपी तो खत्म हो चुका है ना। अच्छा, ठीक 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 ठीक। देखिए बेटा ये आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। बेसिकली बेटा इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि आपके पास जो टर्म्स होती हैं उनके इन बिटवीन जो है वो सम हो रहा होता है, और एंड में जहाँ उसके ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे आप एसओबी में पढ़ते हैं कि पहले प्रोडक्ट हो रहा था, मतलब आपने जो टर्म्स पढ़ी थी वो क्या थी, ए बी ब्रैकेट में बंद था, फिर प्लस बी सी प्लस डी ए, इस तरह की टर्म्स थी। लेकिन जब आप बेटा पीओएस पढ़ते हो ना बेटा, तो पीओएस मीन्स के योर सम इज इन बिटवीन द वेरिएबल्स एंड देन द सेट ऑफ वेरिएबल्स विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर। ठीक है, तो आप यहाँ अगर देखें फर्स्ट एग्जाम्पल जो है जहाँ पे इस वक्त कर्सर है, यू कैन सी कि आपके पास ए बार प्लस बी
फिर ब्रैकेट आया, ठीक है। जबकि जब आप एसओपी पढ़ रहे थे तो एसओपी में किस तरह की टर्म्स थी, इस तरह की टर्म थी कि पहले इन बिटवीन वेरिएबल्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही होती थी और देन यू हैव अ प्लस साइन, ठीक है। बट इन पीओएस यू हैव अ एडिशन इन बिटवीन द वेरिएबल्स एंड देन प्रोडक्ट, तो इसलिए इसको प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं और उसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है बेटा, ये लॉजिक तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। यस क्लियर सर। है सर। ठीक है, Yes, sir. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पीओएस, ये 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं बेटा। और पीओएस एक्सप्रेशंस कैसे ऑब्टेन होते हैं, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल टर्म एज, आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हो, बट यू हैव टू टेक केयर दैट इन अ पीओएस एक्सप्रेशन अ सिंगल ओवर बार कैन नॉट एक्सटेंड ओवर मोर देन वन वेरिएबल। तो जिस तरह उसमें आप जो है वो कैसे करते थे कि बेटा एक्सटेंडेड बार आप अप्लाई कर रहे थे जिस तरह के चारों वेरिएबल्स पे, तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं तो आप उनको लिख सकते हो, लेकिन दे विल नॉट अलाउ कि आपके पास ये जो जिस तरह ये लिखे ना ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ए बार ए प्लस बी प्लस सी पे ओवरऑल बार, तो इसका मतलब और इसका मतलब दोनों अलग अलग मतलब है, ठीक है। तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस कि अगर आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिलता है जिसमें आपका ओवर बार अप्लाई हुआ है ऑन टू द ऑल वेरिएबल्स, तो यू हैव टू आस्क योर टीचर दैट दिस इज नॉट द वे टू राइट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप जो है वहां पे पहले उस एक्सप्रेशन को सही करोगे, ठीक है। सर जरा ये बात रिपीट कर दें, आपने क्या कहा? मैंने ये कहा है बेटा, देखो आपके पास एक्सप्रेशन है ए प्लस बी फिर है प्लस सी। वो ये कह रहे हैं कि आप इन एक्सप्रेशंस पे पीओएस के अंदर कलेक्टिव बार नहीं लिख सकते। इफ यू हैव अ बार ऑन योर वेरिएबल्स तो यू हैव टू राइट इट एज ए बार प्लस बी बार और प्लस सी बार, आप ऐसे करेंगे, ठीक है। ये और ये दोनों नॉट इक्वल है, मतलब ऐसे इसकी मतलब कि इनका रिप्रेजेंटेशन, रिजल्ट सेम नहीं होगा। हाँ रिजल्ट भी सिमिलर नहीं आता, हम्म। ठीक है। तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस कि इस तरह नहीं करना है आपने एक्सप्रेशंस को, समझ गया सर। ठीक है। यहाँ आप देखिए बेटा, इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि किस तरह इम्प्लीमेंट होती है। सिंपली रिक्वायर्स एंडिंग द आउटपुट ऑफ 2 और मोर गेट्स। तो आप क्या करते हैं बेटा, पीओएस के अंदर जो एसओपी में लॉजिक क्या थी बेटा, सारे ऑर्स पे आप एक एंड गेट लगाते थे, ऐसे ही पढ़ा था ना। और एस पीओएस में क्या लॉजिक है बेटा, आप सारे और गेट्स पे एक एंड ऑपरेटर लगा देते हो जिसके बाद आपका आउटपुट आ रहा होता है। क्लियर है ये चीज, यहाँ तक कोई मसला किसी को? ये बात समझ में आई कि क्या कही है मैंने? एसओपी के अंदर हम सारी लॉजिक्स के बीच Yes, sir. बिटवीन एंड गेट लगाते थे, ठीक है, और आखिर में एक और गेट लगा देते थे, ऐसे ही कर रहे थे जब भी हम सर्किट बना रहे थे एसओपी। Yes, sir. बट व्हेन वी टॉक अबाउट पीओएस तो आपने क्या करना है बेटा, पहले सारे और गेट की इंप्लीमेंटेशन करनी है एंड देन एट द एंड यू हैव टू अप्लाई अ एंड गेट फॉर द आउटपुट, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई मसला किसी को? तो अब आप बेटा आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बिटवीन द सर्किट्स। जैसे यहाँ सारे और गेट लगे हुए हैं, तो आप अगर पीओएस एक्सप्रेशन देखोगे तो यहाँ सारे के सारे एंड गेट होंगे, यहाँ आपको एंड गेट नजर आ रहा है। आप एसओपी का एक्सप्रेशन देखोगे तो यहाँ और गेट होगा, जैसे यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज। ये देखें बेटा, ये सारे एंड गेट है और एक और गेट है कि पहले सारे वेरिएबल्स का एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है एंड देन और गेट लगता है। जबकि आप जब पीओएस को देखते हो बेटा तो सारे वेरिएबल्स का और लॉजिक पहले कंप्लीट होती है एंड देन यू हैव टू अप्लाई एंड गेट ऑन ऑल दीस लॉजिक्स। क्लियर है बेटा ये चीज? तो दैट्स द इजीएस्ट वे टू लर्न बोथ दीज एक्सप्रेशंस। अब आपके पास क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या है कि ठीक है बेटा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप जब एक्सप्रेशंस को लिखते हैं तो क्या है द स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, आपने जैसे उसमें किया था बेटा कि अगर कोई चीज मिसिंग होती है यू हैव टू ऐड इट, तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही है बेटा कि आपके पास देखिए बेटा यहाँ a प्लस बी प्लस सी है और a प्लस डी बार है प्लस इंटू ए प्लस बी बार सी बार डी मिसिंग है। तो आपने क्या करना है बेटा, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो वही सारे प्रोसीजर्स हैं
जो आपने पहले फॉलो किए थे, ठीक है, उन्हीं के रूल्स के हिसाब से इसको फुलफिल करना है, ठीक है। तो यहाँ जो है वो आपको एक एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है, उसको हम देख लेते हैं। तो नॉर्मली इसमें बेटा जो है वो रूल 12 ज़्यादातर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, आप उसको देखिएगा कैसे होता है, अभी हम देखते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, आपके इस एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इन योर फर्स्ट ब्रैकेट द टर्म डी इज मिसिंग, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ डी था या डी बार था, ऐसे ही है बेटा या नहीं? यस सर। ठीक है, वी आर नॉट श्योर कि यहाँ जो है वो आपके पास डी था या डी बार था। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम इस तरह करते हैं कि ये जो टर्म है ए प्लस बी बार प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी इंटू डी बार। तो आप क्या करते हैं बेटा, ये आपकी जो डी वाली वैल्यू है ये बोथ टर्म्स के साथ ब्रैकेट में आ जाती है। देखें कि आपने इस पूरी टर्म को डी से भी और डी बार से भी मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये दो ब्रैकेट मिल जाएंगे, जिसमें एक में डी आ रहा होगा, एक में डी बार आ रहा होगा। क्लियर है ये चीज या नहीं? यस सर। ठीक है, सेम एज इट इज आप सेकंड वाले ब्रैकेट के लिए करेंगे कि जो बी सी डी लिखा है, ठीक है, बी और सी और सर डी। क्योंकि सर डी इंटू डी बार इसलिए लिखा होगा ना, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट होगा ये जीरो होगा, मतलब डी इंटू डी बार का जो हाँ, रिजल्ट होगा वो जीरो होगा। वहां पे भी तो यही कर रहे थे बेटा, आप जब लिख जी रहे जी थे तो सर, वन इफेक्ट था, तो वन का कोई ऐसा पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं मतलब कि रखना है। ताकि एक्सप्रेशन के अंदर कोई फर्क ना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि आपका रिड्यूस एक्सप्रेशन का मतलब ही यही होता है कि उसमें से आपने कॉमन लेके चीजों को सॉल्व किया। जब आपने कॉमन लेके सॉल्व किया तो इट मींस कि उनकी ओरिजिनल वैल्यूज पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई या नहीं? ओके सर। सही है। तो इस तरह आप जो है बेटा सेकंड वाली जो टर्म है उसमें बी सी और डी है, लेकिन इसमें ए मिसिंग है। तो यू डोंट नो कि जो वेदर ए इज प्रेजेंट और ए बार इज प्रेजेंट। तो आप क्या करते हैं बेटा, आप दोनों को जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि आप दोनों अप्लाई कर देते हो कि ए भी लिख के देखते हैं और ए बार भी लिख के देखते हैं। ठीक है, तो उससे आसानी क्या होती है बेटा, आपका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो रिड्यूस नहीं रहती बल्कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनने की कोशिश करती है। और आपको करना भी यही है बेसिकली कि यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट कि आपका जो बूलियन एक्सप्रेशन है बेटा वो फुलफिल हो जाए। अच्छा सर, जो ये बार है ए और ए बार, मतलब ठीक, ए बार पहले नहीं ले सकते, फिर ए ले लें अगर? ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों एग्जांपल्स में ऐसा हुआ हुआ, मतलब डी डी बार हुआ हुआ, ए बार हुआ हुआ है, देखो बेटा नॉर्मल ऐसे भी जो, कर सकते हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखे ना, कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, कोई असर थोड़ी पड़ना है उस पर, सिमिलर ही लाएंगे ना चीजें, हैं? ठीक है सर। ऐसे कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। सही है। और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? सही है सर। हाँ, तो क्या होगा सर कि मेरा मुझे एक बात जरा क्लियर कर दें सर। जी ये सर। आप इसमें सवाल सॉल्यूशन में लिखा है द डोमेन ऑफ दिस पीओएस एक्सप्रेशन इज ABCD। ठीक है, यहाँ पर मुझे आपकी ये बात समझ आई कि आपने कहा कि इसमें डी क्लियर नहीं है, तो आपने डी भी लेना है और डी बार भी लेना है, इनकी बिल्कुल। मल्टीप्लाई फॉर्म ले लेनी है, यानी डी इंटू डी बार, डी एंड डी एंडेड डी बार, ऐसे ही है। जी जी। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये दो ब्रैकेट्स क्यों लगे हैं, यानी एक ब्रैकेट लगा है ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी ब्रैकेट, और फिर इसी के साथ दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी बार। हाँ, ये समझा दे जरा। ए प्लस बी प्लस सी है अगर, ठीक है, और आपके पास जो टर्म्स हैं वो ये हैं डी इंटू डी बार। ओरिजिनल में वो एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है बेटा, ओरिजिनली ठीक है, जो एक्सप्रेशन सही है है। ना वो इस तरह लिखा हुआ है कि आपके पास जब हम लिखते हैं तो इस तरह है। तो होता क्या बेटा, अगर यहाँ ए होता तो पहले वो टर्म जो भी होती है टू होता अगर यहाँ, और यहाँ पे सी डी लिखा हुआ था 2D, तो पहले ये पूरा 2 इनसे मल्टीप्लाई होता, ठीक है, तो आंसर आता 2A प्लस 2B सर डायरेक्ट 2D से मल्टीप्लाई नहीं होता, है। डायरेक्ट 2D से मल्टीप्लाई नहीं होता, तो यही 2 2D एक कोफिशिएंट हो गया, डी वेरिएबल हो गया। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं करेंगे बेटा। हमारे पास ये जो टर्म्स का ठीक ऐड है, है ठीक ना है। बेटा, आपके टर्म्स होने के ऐड होने का मतलब है कि पहले ये ओवरऑल टर्म्स से मल्टीप्लाई होगी, मतलब एक ब्रैकेट में जाएगी, मतलब ये इस ब्रैकेट में चली जाएगी टर्म, क्योंकि आपका क्या है पीओएस है ना, सर तो वो पीओएस वो है। असल में ये समझ रहा था कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो और चीज होती है, ये नहीं तो नहीं नहीं, बुलियन ये अलग है एक्सप्रेशन। बेटा, ये बूलियन एक्सप्रेशन है, तो बूलियन एक्सप्रेशन के रूल्स अलग है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वन बाय वन एक बार आपने क्या करना है बेटा, इसको इस ब्रैकेट का पार्ट बनाना है डी को, और नेक्स्ट टाइम आपने पार्ट बनाना है उस डी बार वाले को। तो जब आप बेटा इसको एक्सपेंड करके लिखोगे ना, तो जैसे उन्होंने लिखा है कि ए प्लस बी
प्लस सी, ये तो हम तो अपना एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ये हो जाएगा बेटा एक बार, और इसी तरह दूसरी बार जो है वो डी बार वाली टर्म आप लिख दोगे। क्लियर है सुहेल बेटा? यस सर। ठीक है, तो बस ये करना है इसमें। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना? नो सर। ठीक है बेटा, हाँ सर। तो आपके पास क्या है, आपने इस तरह इन सबको सॉल्व करना है, और एट द एंड जो है बेटा वो आपको ओरिजिनल, मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन था a प्लस बी बार प्लस सी और b बार प्लस सी प्लस डी बार और a प्लस बी बार सी बार प्लस डी, वो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म थी, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट्स की। ठीक है बेटा, तो दीज 5 ब्रैकेट्स विल रिड्यूसेस टू द 3 ब्रैकेट्स। क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ कोई सवाल, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो मुझे बताओ बेटा, कोई ऐसा सर बता। आपकी वीडियो मेरे पास थोड़ी सी रुक कर आ रही थी स्ट्रीमिंग, तो आप कौन से 3 ब्रैकेट्स की बात कर रहे थे? जी जी, लास्ट में जो है बेटा 3 ब्रैकेट। ये जो लास्ट में 3 ब्रैकेट्स हैं ये रिड्यूस, ये 5 ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाँ, मतलब ओरिजिनली तो ये 5, एक्सपैंड हो जाएंगे। हाँ ओरिजिनली तो ये 5 ब्रैकेट 3 में कन्वर्ट हुए थे, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इसकी, वो ये है कि इनकी जो रिडक्शन हुई हुई है ना बेटा, वो इस तरह हुई हुई है कि ये 3 ब्रैकेट जो थे ना, ये वापस आपको ओरिजिनल, आपकी ओरिजिनल कंडीशन में मिल जाएंगे कि ये 3 इनको रिड्यूस करके बने थे आपके पास, क्योंकि आपने बुलियन रूल्स ही लगा के इनको रिड्यूस किया था। स्टैंडर्ड फॉर्म ओके सर, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जो इनिशियल कंडीशन होती है किसी भी एक्सप्रेशन की, और रिड्यूस फॉर्म वो होती है जिसमें वो जो है यानी सर, कॉमन यानी हमें, यस सर आप बोलें, सर आप बोलें। जी जी, मैं कह रहा हूँ यानी हमें इसमें ये पता चल गया कि जो हमारे पास एक मिसिंग डी था वो डी बार था या ओरिजिनल डी था? नहीं, हमें ये पता चल गया कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ना वो इनको रिड्यूस करने से बना था, मतलब जैसे फैक्टराइजेशन करते हो ना बेटा आप, यस सर, यस सर। फैक्टराइजेशन में सवाल तो बड़ा होता है, लेकिन वो रिड्यूस होके जब कॉमन लेते हो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हो, या जो मिडिल टर्म ब्रेक से करते हो, तो फिर आखिर में तो एक आंसर आ रहा होता है। तो होता है क्या है कि अगर आप उस सवाल को बैक ट्रैक करो ना कि वो आंसर कैसे आया था, तो जो बैक ट्रैकिंग है ना जी। वो करते हैं हम इसमें, कि ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म आपको मिली है ना, जो सवाल मिला है आपको बूलियन एक्सप्रेशन, ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म से रिड्यूस होके मिला था, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। सही सही। ये इससे पता चलता है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड आपका था, मतलब जिस फॉर्म से आपके ये एक्सप्रेशंस बने, वो ये वाली ओरिजिनल फॉर्म थी जिसको आपने रिड्यूस कर करके, मींस रूल्स इंप्लीमेंट करके कि आपने उसको 3 ब्रैकेट तक ले आए थे। सही है? देन बेटा इसकी यस रिप्रेजेंटेशन, सर। ठीक है, देन इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है बेटा? स्टैंडर्ड टर्म, a standard sum term is equal to 0 for only one combination of variable values। तो हम ये कहते हैं बेटा कि आपके पास यहाँ पे जो क्राइटेरिया आप यूज करते हो, वो आप ये कहते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज हैं उनको आपने किस तरह लिखना है, एंड इट्स के a प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार इज 0। ठीक है, कैसे इसका सम जो है बेटा वो 0 होगा? व्हेन a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 1। तो आप जब इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बेटा वो क्या रिजल्ट दे रहा होगा? आपको 0 दे रहा होगा। वरना आपने क्या करना है, आपने उसी तरह उसको सोच के समझ के चीज़ों को देखना है। जैसे एसओपी के लिए एक स्टेटमेंट दे देते कि जो है एसओपी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ कहते हैं आप पीओएस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। वहाँ हम क्या कहते थे कि एसओपी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। सही है? यहाँ हम कहते हैं कि आप पीओएस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 ओनली इफ वन और मोर देन सम टर्म्स इन द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, कि हमारे पास एक या एक से ज्यादा टर्म्स जो है बेटा उनका एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाए। वो कैसे, वो अभी इस एग्जांपल से आप लोग समझ जाएंगे कि क्या बात की है। देखिए बेटा, आपसे कहा गया डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विद द फॉलोइंग पीओएस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, कि इन इस एक्सप्रेशन में क्या क्या वैल्यू सेलेक्ट की जाए कि इनका जो सम है वो 0 हो जाए। क्लियर है बेटा बात या नहीं? कि आपने इनके एक्सप्रेशंस का जो सम है इन टर्म्स का उसको इक्वल टू 0 लाना है। तो कैसे होगा? देखें बेटा, अगर आप लेते हैं a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 0, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ब्रैकेट। तो जब आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो इस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह क्या आ जाएगा? 0। सही है बेटा? तो ये पूरी टर्म का रिजल्ट आ गया 0। फिर आपने कहा कि हमें दूसरी टर्म को भी 0 बनाना है,
तो 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने देखना है a तो हो गया 0, b बार है, तो अब बार आया तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू b की वैल्यू को आपने क्या लेना है, 1 लेना है, फिर c इसको भी 1 लेना है, फिर d को 0 लेंगे। जब आप इसका सम लेंगे 0 प्लस 1 बार, 1 बार मीन्स कि जब आप इसका बार सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये वाला 1 बार भी 0 हो जाएगा। तो देन यू हैव 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये ब्रैकेट भी क्या रिजल्ट दे रहा है, 0। सेम एज इट इज आप लास्ट ब्रैकेट के लिए करोगे बेटा, जब आप लास्ट ब्रैकेट के लिए भी सॉल्व करोगे तो इट विल रिजल्ट इन 0। तो आप देखें 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 विल गिव्स यू 0। तो वो यही कह रहे हैं कि आपके पास अगर किसी एक ब्रैकेट का रिजल्ट भी 0 हो जाता तो जो सम टर्म थी उसका एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाता। क्लियर है बात या नहीं? सर क्लियर है सर। ठीक है, यस सर, मुझे क्लियर है। देन आप एसओपी को पीओएस में कैसे बदलते हैं वो देखना है कि आपने द बाइनरी वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट सम इज गिवन स्टैंडर्ड आर नॉट प्रेजेंट इन द इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड पीओएस, also the binary values are that are not represented in SOP are present in the equivalent POS expression। तो कन्वर्ट कैसे करना है बेटा, उसके 3 स्टेप है, आपको ये 3 स्टेप याद रखने होंगे। अगर आपने ये 3 स्टेप फुलफिल किए तो कोई भी POS एक्सप्रेशन SOP एक्सप्रेशन जो है वो POS में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर है कि आप SOP से POS में कैसे जाएंगे या POS से SOP में कैसे जाएंगे? तो बोथ आर सिमिलर प्रोसीजर। देखिए बेटा, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है एवेल्युएट ईच प्रोडक्ट टर्म इन द एसओपी एक्सप्रेशन, कि जो आपको एसओपी एक्सप्रेशन मिला है बेटा, हर प्रोडक्ट टर्म को फाइंड आउट करें, एवेल्युएट करें। दिस इज डिटरमाइन द बाइनरी नंबर दैट रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट टर्म। तो हमें पता चलेगा कि भाई प्रोडक्ट टर्म किन नंबर से मिलके बनी। पहला काम ये करना है आपने। एवेल्युएशन कैसे होती है बेटा, आपने जैसे यहाँ देखें, इस एग्जाम्पल को मैं साथ साथ समझाता हूँ। आपके पास ए बार बी बार सी बार है, तो एवेल्युएट कैसे होता है, मतलब इसकी वैल्यूज क्या है, ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, ये अभी आपको पता ही है, एसओपी लिखा हुआ है। सही है बेटा, तो बार का मतलब 0 होता है, आपको पता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम करना है एवेल्युएट ईच प्रोडक्ट टर्म इन एसओपी एक्सप्रेशन, कि एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सही है बेटा, ये चीज समझ में आई सबको या नहीं? यस सर आई। जी सुहेल। सर मैं ये पूछ रहा था, आपने भी बताया कि ये ए बी और सी तीनों के ऊपर बार है, इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज को हम 0 कर देंगे, तो सर ये सिर्फ एसओपी में ही करेंगे ना? तीनों की वैल्यू 0 है, हाँ सिर्फ एसओपी में एसओपी में एसओपी में, पीओएस का अलग तो 1 हिसाब होता होता है, वो एक है, अलग पीओएस चीज में है। तो वो 1 है, पीओएस में सही है, बार वाली समझ गया वैल्यू समझ है। गया। ठीक है, तो पहला अच्छा, काम आप, पीओएस में कांस्टेंट बात है, कांस्टेंट बात है हाँ, पीओएस में कि बार वाली वैल्यू 1 होगी और एसओपी में बार वाली वैल्यू 0 बिल्कुल होगी। बिल्कुल यही है। ओके 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 ओके। तो आपने सबसे पहले स्टेप में क्या कर दिया बेटा, एवेल्युएट कर लिया प्रोडक्ट टर्म इन द एसओपी एक्सप्रेशन, जो ये एवेल्युएशन हुई हुई है कि ए बार की वैल्यू 0 है, बी बार की वैल्यू 0 है, सी बार की वैल्यू 0 है। क्लियर हो गई बेटा, यहाँ तक कोई मसला किसी को? तो ये पहला स्टेप हुआ हुआ है कि आपने इन वैल्यूज को एवेल्युएट कर लिया। दूसरी चीज क्या है बेटा, डिटरमाइन ऑल द बाइनरी नंबर्स नॉट इंक्लूडेड इन द एवेल्युएशन इन द स्टेप 1, कि क्या करें आप सारे के सारे उन नंबर्स को डिटरमाइन करें, मींस फाइंड आउट करें जो एवेल्युएशन के स्टेप में नहीं थे। कैसे नहीं थे, देखें आपके पास क्या था, 0 प्लस 0 प्लस 0 था, 0 1 0 था, प्लस 0 1 1 था, प्लस 1 0 1 था और ट्रिपल 1 था। थर्ड स्टेप क्या है, राइट द इक्विवेलेंट सम ऑफ बाइनरी नंबर स्टेप 2 एंड एक्सप्रेस इन द पीओएस फॉर्म। क्या आपने स्टेप 2 को रिपीट करना है, मतलब जो इंक्लूडेड नहीं है उनको ऐड करना है और देन उसको दोबारा आपने सम अप कर देना है। कैसे करना है अब वो देखें। आपके पास 3 वेरिएबल थे, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है कॉम्बिनेशन की, 8, और यहाँ कितनी मिलेंगी आपको, 1 2 3 4 5। तो कौन कौन सी मिसिंग है जो इसमें नहीं है? सर ये नीचे लिखी हुई है। हाँ, तो ये 3 नीचे 001 लिखी हुई है, 100 001 नहीं है, 110 100 नहीं है और 110 की एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पे। जब ये 3 एक्सप्रेशन नहीं है तो जो आपका पीओएस है मस्ट कंटेन दीज 3 विच आर दीज। तो आपका जो रिमेंबर द बाइनरी इक्विवेलेंट दैट मेक द सम 0 इक्विवेलेंट ऑफ पीओएस एक्सप्रेशन इज, तो ये बेटा वो वैल्यू है जो आपकी इक्विवेलेंट है पीओएस के। सही है, आप इनमें वैल्यूज रख के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि सर सेम बराबर यही है। प्रोसीजर होगा मतलब कि
पीओएस से एसओपी में जाना। पीओएस को एसओपी में कन्वर्ट करने बिल्कुल बेटा बिल्कुल, जो इसमें मिसिंग है वो उसमें ऐड हो जाएगी। यही है सर। यही कहा था ना उन्होंने सेकंड स्टेप में, डिटरमाइन ऑल द बाइनरी नंबर नॉट इंक्लूडेड इन द एवेल्युएशन स्टेप। एवेल्युएशन स्टेप ये था बेटा जहां इस वक्त कर्सर है, और नॉट इंक्लूडेड टर्म्स कौन सी थी, वो ये थी। तो वो क्या कह रहे थे कि उन टर्म्स को क्या करो, सम कर दो। तो आपने उन टर्म्स को क्या किया, 0+0+1 कर दिया ना, 0+0+1 कर दिया, सही है। और फिर a बार प्लस b प्लस c कर दिया। तो आपने क्या करना है बेटा, एसओपी में भी यही करना है कि जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी ना, आपने उनके लिए ये काम करना होगा, उनके बीच में प्रोडक्ट अप्लाई करोगे। यहाँ आपने सम अप्लाई किया है ना जैसे बेटा, वहां आप प्रोडक्ट अप्लाई करते हो, ये डिफरेंस है छोटा सा बस। जी बेटा। समझ गया सर। जी सुहेल। सर मैं ये कह रहा था रूल नंबर 2 एक तो मुझे समझ नहीं आया पहली बात, और दूसरी बात ये कि आपने रिमेनिंग टर्म्स क्यों लिखे, मतलब लिखने जरूरी थे क्यों, उस मतलब लिखे गए टर्म्स। कौन देगा भाई इनके सवाल का जवाब मेरे अलावा, मैं तो दूंगा ही। क्वेश्चन रिपीट करें। नौमान बेटा क्या नाम है आपका, सुहेल दोबारा सवाल सरफराज सर। सवाल मेरा ये है कि सर जरा स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करें ताकि मैं वो स्टेप्स देख लूं। ये 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 2 है डिटरमाइन ऑल ऑफ द बाइनरी नंबर्स नॉट इंक्लूडेड इन एवेल्युएशन। तो यानी ये जो हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, नीचे लिखा है 000, फिर ये सब, इसमें आपने एक और कुछ और नंबर्स भी ऐड करें जो इसमें मेंशन नहीं थे। जैसे इसमें मेंशन नहीं था 001, तो वो क्यों ऐड किया गया, सवाल ये है मेरा कि वो जो नंबर जो नीचे लिखे गए हैं वो क्यों लिखे गए, कि सीरीज में चलना जरूरी क्यों है। और दूसरी बात बताओ। दूसरी बात ये कि सर ये स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 2 इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ठीक है, अब सुन लिया बेटा सबने सवाल, यस सर। अब करें आंसर इनको। कौन करेगा आंसर? सर बेसिकली मैं करता हूँ सर आंसर। ये जो स्टेप नंबर 2 दिया हुआ है सर, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है सर 2 पावर n, यानी कि सर हमारे पास a b और c 3 बाइनरी नंबर दिए हुए हैं। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 पावर n मतलब 2 पावर 3 हो जाएगा सर। तो टोटल एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएंगे 8, 2 की पावर 3 = 8 आ जाएगा सर। तो हमारे पास जो सीरीज बन जाएगी सर, इस तरह ये 0 0 0 0 1 0 इस तरह कुछ मिसिंग है इनमें जो हमारे पास नंबरिंग बन रही है। तो वो हम देखेंगे कौन सी नंबरिंग नहीं बन रही। सेकंड स्टेप में हम वो जो नहीं बन रहे होंगे सर उसको लिखेंगे पहले। तो वो हम उसके बाद ऐसा जो थर्ड करते स्टेप है क्यों सर, हैं? वो जो हम ऐड करते क्यों हैं? उनका ये सर वो सवाल भी था। उसकी एक तो सवाल ये था कि ये क्या किया है, कैसे किया है, और दूसरा सवाल सुहेल का था कि हमने क्यों ऐड किया है। सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, यानी बिल्कुल, क्योंकि बेटा ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने स्टैंडर्ड के फॉर्म। लिए हमने वो जो मिसिंग नंबर्स हैं वो यहाँ लाए हैं वापस। ठीक है सुहेल, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। मिसिंग नंबर्स यानी हम यहाँ पर लेकर आए हैं। हाँ, क्यों लाए हैं बेटा? क्योंकि आपके पास उन्होंने क्या कहा है कि आपने स्टैंडर्ड एसओपी को स्टैंडर्ड पीओएस में बदलना है। ठीक है, और तो स्टैंडर्ड पीओएस में पूरी सीरीज चलती है, यानी अब हाँ पूरे जितने भी। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर एंड थैंक यू बिलाल। ठीक है। अभी उस तीसरा तुम्हारा पॉइंट तो रहता है ना, वो दूसरे और तीसरे में क्या किया है? हाँ स्टेप नंबर 3। आप बताओ तो फिलहाल। सर स्टेप नंबर 3 है सर, वही जो नंबर हमने सर जो सीरीज मिसिंग थी वो जो हमने